बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। यह क्वेश्चन पेपर आपका इसी वर्ष का है, वीर बहादुर सिंह पुराचल विश्वविद्यालय में यही पेपर आपका कराया गया है, क्योंकि वो भी आपकी यूनिवर्सिटी जो है लिखित की ही परीक्षा कराती है। इस बार आपकी जो है MGQP भी जो है लिखित की ही परीक्षा करा रही है। और MGQP का कल आपका पेपर भी लगा हुआ है 23 आपका जून को। उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी आज की हमारी क्लास। इन सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है, बहुत ही इजी यानी बहुत ही आसान तरीके से सभी प्रश्नों को हम आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर BA के 8 सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये पे आपका जो है इकोनॉमिक्स आपकी सेकंड क्लास है। एक इसका जो है मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। उस मॉडल पेपर में पिछले में 2 वर्षों के सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को एनालाइज किया था, और उसी के आधार पर जितने भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे उन्हीं प्रश्नों को मैंने जो उसमें सोल्व किया था। तो आपको वो भी क्लास आपको देख लेना है, एक ये क्लास, 2 क्लास आपको देख के जाना है। इन्हीं दोनों क्लासों के जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं से आपका पेपर बन के आएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए इन दोनों क्लास को जो है आपको अटेंड करके आपको जाना अपना एग्जाम देने। चलिएगा, पेपर की हम बात करें तो पेपर आपका 2 घंटा समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसकी परीक्षा जो है MGQP में लिखित टाइप की आपकी कराई जाएगी। इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा। पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना है। प्रिंसिपल आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, इसमें है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आपको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें आपको जो है बृहद आपको अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। चलेगा, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके जो है 10 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में हैं, क्योंकि MGQP में केवल 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन चाहे जितने पूछे जाएं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका जो है इस तरह नहीं रहता है। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि रियल इनकम क्या होती है आपको बताना है, जिसको हम वास्तविक आय कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि सकल जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ क्या आपको बताना है, जिसको हम GNP कहते हैं। ठीक है, जिसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। उत्पाद का आपको अर्थ बताना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है इसका आपको अर्थ बताना है। फिर आपका दिया हुआ है कि प्रेरित जो है विनियोग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसको हम निवेश कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले वास्तविक आय क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो वास्तविक आय की हम व्याख्या की बात करें, वास्तविक आय है क्या? तो वास्तविक आय एक आर्थिक संकेतक है जो किसी जो व्यक्ति की क्रय शक्ति पर जो है मुद्रास्फीति के प्रभाव पर विचार करता है, या जो है कीमतों और जो है जीवन यापन की लागत में परिवर्तन के लिए समायोजन के बाद जो है वास्तविक आय मूल को दर्शाता है। इस तरह से आपको इसका आंसर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता चल रहा हूँ कि जो है वास्तविक आय है क्या। तो चलेगा, यहाँ से हम इस जो है यहाँ से हम देखेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक आय जानने से पहले थोड़ा कुछ बिंदुओं पर आपको मैं बता दूं। सबसे पहले मौद्रिक आय क्या होती है इसके बारे में आप जान लो। ठीक है, मौद्रिक आय क्या होती है? मौद्रिक आय, मौद्रिक जो आय होती है, मौद्रिक आय होती है जो श्रम से कमाया जाता है। मौद्रिक आय का मतलब क्या होता है? जो श्रम से कमाया, मतलब जो जो मेहनत करके जो कमाया जाता है। जैसे कि मजदूर गया काम करने, तो दिन भर जो मजदूरी किया तो उसके बदले जो उसको धन मिला है, इसी को हम जो है मौद्रिक आय कहते हैं। ठीक है, श्रम के बदले यानी काम के बदले जो आय मिलती है इसको हम मौद्रिक आय कहते हैं। उसके बाद प्रयोज्य आय क्या होती है? प्रयोज्य, प्रयोज्य आय। अब प्रयोज्य आय क्या है? इसमें जो है मौद्रिक आय जो आपकी मौद्रिक आय है, ठीक है, प्रयोज्य आय क्या होती है? ये होती है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय ये होती है आपकी मौद्रिक आय माइनस टैक्स, यानी मौद्रिक आय आपने जो कमाया उसमें यदि जो है सरकार ने टैक्स ले लिया, आपको उसमें आपने टैक्स दे दिया, तो आपकी क्या हो जाएगी? प्रयोज्य जो है आय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रयोज्य आपकी आय हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतने कम रुपए पर आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि बड़े लोग जैसे कि ज़्यादा रुपया कमाते हैं, जैसे कि 15 लाख यानी 10 लाख ज़्यादा रुपया कमाते हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। मान लो उन्होंने जो है 500 रुपया जो है एक दिन में कमाया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो वो आपकी जो है मौद्रिक आय कहलाती है। ठीक, जो श्रम के बदले मिलती है। और यही इसमें यदि हम टैक्स इसमें आपको जो है देना पड़ जाए 50 रुपये, और आपको केवल 450 रुपये आपको मिले, तो आपकी ये क्या कहलाएगी? प्रयोज्य आय आपकी कहलाएगी। यदि आपने जो है टैक्स नहीं दोगे तो आपको काला धन कहलाएगा। क्योंकि जब टैक्स, काला धन क्या होता है? जिसमें टैक्स चोरी की जाती है, इसी को हम काला धन कहते हैं।
तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि मौद्रिक आय क्या है, जो श्रम के बदले कमाई जाती है इसको हम मौद्रिक आय कहते हैं। फिर प्रयोज्य आय क्या है, जिसमें से जो है हम जो मौद्रिक आय जो हमने कमाया है उसमें से अगर टैक्स जो है कट जाए तो उसको हम मौद्रिक आय कहेंगे, टैक्स निकालने के बाद। अब जो हम या प्रयोज्य आय हमारे पास कितनी बची है, तो कहोगे जो है इतनी बची है 450 रुपया। अब आया लास्ट में बिंदु कि वास्तविक आय क्या है। अब हम यहाँ से वास्तविक आय के बारे में समझे ले रहे हैं। अब आया हमारा वास्तविक आय क्या है, जिसको हम रियल इनकम कहते हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक आय के बारे में। तो वास्तविक आय क्या है, तो वास्तविक आय होता है प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय। इसके बाद माइनस दो है माइनस देनदारी, देनदारी माइनस देनदारी या जो है ऋण, देनदारी, देनदारी या फिर जो है ऋण। देनदारी ऋण का मतलब ये हो गया है यानी आपने किसी से रुपया लिया है, आपको उसको देना है। आपने जो है मान लो वास्तविक आय क्या होती, जो प्रयोज्य, जो आपने जो है जो आपने रुपया कमाया, मान लो आपने जो है 500 रुपया मजदूरी करने के आपको मिला, तो उसमें से टैक्स कट जाएगा तो आपकी प्रयोज्य आय आपकी बचेगी। ठीक है, प्रयोज्य आय क्या है, इसमें से टैक्स निकालने के बाद जो बचती है, तो आपकी 450 रुपया आपको बचा था प्रयोज्य आय। अब इसमें से आपकी देनदारी कितनी, देनदारी का मतलब ये होगा जैसे कि घर का खर्चा कितना हो गया, आपके बच्चे हैं उनको रुपया आपको देना है, घर का खर्च है, तो सब चीज़ें आपको इसमें से निकालना है। मान लो आपका घर का खर्चा जो है दिन का 200 रुपया है, 200 नहीं 250 रख लो, 250 रुपया है, या फिर आपने किसी से जो है ऋण ले रखा है, आपकी ने किसी जो है उधार ले रखा तो उसको आपको देना है, तो ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो प्रयोज्य आय माइनस देनदारी, इसी को हम वास्तविक आय कहते हैं। यानी प्रयोज्य आय यानी आपके पास 400 रुपया बच्चे हैं, 450 रुपये, अब आपका घर का खर्चा है 250 रुपया, अब इसको इसमें से निकाल दो तो आपके पास कितना बचेगा 200। तो 200 रुपया जब सब खर्च निकालने के पश्चात, यानी घर का खर्च भी निकल गया जितने रुपये का खर्चा है, तो इन सभी खर्चों को खत्म करने के पश्चात, मतलब सभी खर्चों को निपटा कर जो हमारे पास जो लास्ट में जो आय बचती है, इसी को हम रियल इनकम कहते हैं, इसी को हम वास्तविक आय कहते हैं। यानी सभी खर्चों को निकाल कर जो लास्ट में हमारी आय बचती है, जिसको हम बचत कहते हैं, इसी को जो है हम वास्तविक आय कही जाती है। आप चाहे रुपए जितने कमाते हो, मान लो जो है आप 20,000 दिन का कमाते हो, मतलब महीने का, तो 20,000 से मतलब आपकी रियल आपकी इनकम ये नहीं होगी, आप कितना बचा रहे हो ये आपकी रियल इनकम होगी। ठीक है, चलिएगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक आय क्या होती है। यानी सारे खर्चे निकालकर जो बचत की जाती है, जो सेविंग की जाती है, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, वास्तविक आय कहते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सकल राष्ट्रीय जो है उत्पाद क्या है, जिसको हम जीएनपी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही उत्पादन कहीं भी हो। यह जो है अनिवार्य रूप से देश के नागरिकों के घरेलू और विदेश दोनों स्तर पर जो है आर्थिक उत्पाद को जो है मापता है। मतलब क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, यानी किसी देश के निवासियों के द्वारा, यानी आप भारत में रह रहे हो तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्यों में कहीं किसका उत्पाद हो रहा है, कहीं किस चीज़ का उत्पाद हो रहा है, इन सभी निवासियों के द्वारा जो उत्पादित किया जाता है सामान, और इनकी जो उनकी अंतिम वस्तुएं हैं और सेवाओं को कुल बाजार का प्रतिनिधित्व, जैसे कि इसमें लागत कितनी आती है, इसको बेचा जाता है, तो इन सभी का क्या है, इसमें मूल्यों का प्रतिनिधित्व इसमें करता है ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और भले ही उत्पाद जो है कहीं पर भी हुआ हो, चाहे इस देश के इस कोने में हुआ हो या फिर दूसरे राज्य में हुआ हो, कहीं पर भी हुआ हो, इसी को हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, यह अनिवार्य रूप से देश के नागरिकों के जो है घरेलू और जो है निवेश दोनों स्तरों पर जो है आर्थिक उत्पाद को ये मापता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका है कि प्रेरित निवेश क्या है। ठीक है, तो ये जो है वह निवेश है जो आय और जो है लाभ में परिवर्तन के साथ साथ जो है बदलता है। और जब अर्थव्यवस्था में आय और जो है लाभ बढ़ते हैं, यानी जो है जब अर्थव्यवस्था में आय बढ़ने लगती है यानी लाभ बढ़ता है, यानी आय बढ़ेगी तो मतलब लाभ बढ़ेगा, तो व्यवसाय जो है अधिक निवेश करता है। मतलब जाहिर सी बात है, आप भी इन्वेस्टमेंट तभी करोगे जो आपको लगेगा कि हाँ मुझे लाभ होगा, तभी लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है लगाते हैं, बेट लगाते हैं, फिर जो है गेम में रुपया लगा देते हैं। जैसे कि अभी मैच होगा तो कुछ लोग जो है लगाते हैं कि जहाँ इंडिया जीतेगी या फिर ये जीतेगा, तो उसकी तरफ से रुपया लगाते हैं। तो आप इसको भी निवेश की तरह से जो है समझ सकते हो, आपको आपको विश्वास रहता है कि हाँ ये जीती है पार्टी। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है कि जब जो है अर्थव्यवस्था में आय जो है, आय क्या है, आय और जो है लाभ बढ़ते हैं, तो जो व्यावसायिक लोग हैं वे अधिक जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब आय जो है लाभ जो है कम होता है तो इन्वेस्टमेंट जो है कम होता है।
और दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेरित निवेश आय और जो लाभ पर जो निर्भर करता है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। मतलब जो है जब ज़्यादा लाभ होने की संभावना रहती है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग निवेश करेंगे। जब हानि की संभावना रहेगी तो इसमें कोई भी जो है ज़्यादा लोग कह सकते हो जब लाभ कम होगा, ठीक है, हानि की जब चांस रहेगा तो उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, निवेश नहीं करेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, जो कि पेपर का आपका टाइटल ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम बृहद जो है अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसको समष्टि अभी जो है बृहद यानी बड़ा अर्थशास्त्र, जिसमें हम सभी अपने देश लेकर यानी जो है एक बड़े स्तर तक जो है हम अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर इसमें है कि सीमांत उपयोग जो परावर्त क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर मुद्रास्फीति को परिभाषित करना है। इन तीनों क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले समष्टिगत अर्थशास्त्र क्या है, जिसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो समानता जो है अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है व्यक्ति व समष्टि के रूप में जो है किया जाता है। तो अर्थशास्त्र जो है इसका हम दो प्रकार से अध्ययन करते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो। तो आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है, अब आपको मैक्रो पढ़ना है, बृहद आपको जो है अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो अर्थशास्त्र को हम अध्ययन करने के लिए दो इसके जो है मुख्य रूप हैं, इसके कह सकते हो इसके प्रकार हैं जिसके अंतर्गत इसको हम अध्ययन करते हैं। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें जो है हम अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जबकि जो मैक्रो हो जिसको हम समष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसके अंतर्गत जो है हम समस्त अर्थव्यवस्था का एक समूह में जो है अध्ययन किया जाता है। इसमें आर्थिक गतिविधि का जो है एक सामूहिक अध्ययन जो है किया जाता है। और माइक्रो जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के जो है माइक्रो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बड़ा होता है, अर्थात जो है एक बड़ा समूह। इस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ हुआ कि बड़ी अर्थव्यवस्था का सामूहिक अध्ययन करना, अनेक बड़ी अर्थव्यवस्था का सामूहिक अध्ययन करना, इसी को हम क्या कहते हैं समष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर जो है हम बृहद जो है अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र कहते हैं। अतः जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तहत राष्ट्रीय आय, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत हम राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल उत्पादन कितना हुआ है, देश में रोजगार व समान कीमत स्तर आदि सभी का जो हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, ठीक है। फिर इसमें प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसकी परिभाषा दिया है कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न परिभाषाएं दी जा सकती हैं और समष्टिगत अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें जो है अर्थव्यवस्था की कुल औसत तथा कुल समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम समष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके बीच में कुछ डिफरेंट दिए हुए हैं, कुछ अंतर दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहला अध्ययन अंतर इसमें देखिएगा तो अध्ययन की दृष्टि से तो जो व्यक्तिगत जो अर्थशास्त्र होता है अर्थ ये क्या होता है, तो इसमें जो है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का जो अध्ययन इसमें किया जाता है। व्यक्तिगत जो अर्थशास्त्र होता है इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टिगत का मतलब होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र में हम इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बृहद एवं एक समग्र इकाई के रूप में जो है अध्ययन करते हैं। बृहद यानी जो है बड़े स्तर पर, और एक समग्र मतलब होता है समग्र मतलब क्या होता है संपूर्ण इकाई का अध्ययन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं समष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। इसकी हम मान्यताओं की बात करें तो जो व्यक्तिगत जो अर्थशास्त्र है ये जो है यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर जो आधारित है, जबकि समष्टिगत जो अर्थशास्त्र है या संसाधन के जो है अपूर्ण रोजगार पर मान्यता पर आधारित है। फिर इसमें केंद्रीय समस्या की हम बात करते हैं, इसकी केंद्रीय समस्या जो है कीमत निर्धारित है या फिर निर्धारण है, जबकि इसमें जो है प्रमुख समस्या उत्पादन और जो है रोजगार का जो निर्धारण है। फिर इसमें है विरोधाभास है, जैसे कि व्यक्ति स्तर पर जो तथ्य ठीक होते हैं यह आवश्यक नहीं है कि वह पूरे समाज के लिए ठीक होंगे। और इसमें हम बात करें समष्टिगत अर्थशास्त्र में तो ये जो है समूह के व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर जो है लागू होते हैं। तो इस तरह से इसके बीच में आपको अंतर लिखना है। फिर आपका है उपभोग के जो है सीमांत परावर्त क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सीमांत उपभोग परावर्त जिसको हम MPC कहते हैं, इसको उपभोग में परिवर्तन जो इसमें जो उपभोग में जो परिवर्तन होता है जिसको हम डेल्टा C, और प्रयोज्य आय में जो परिवर्तन होता है डेल्टा Y, इसके अनुपात के रूप में जो परिभाषित किया जाता है। तो उपभोग की सीमांत परावर्त जो होती है जिसको हम कहते हैं MPC, ये होता है डेल्टा C अपान डेल्टा जो है Y होता है YD या फिर Y आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा C क्या है
उपभोग व्यय में परिवर्तन को ये दर्शाता है। और डेल्टा जो है वाई डी है प्रयोज्य आय, जिसमें करों स्थानांतरण के बाद जो आय बचती है इसके परिवर्तन को ये दर्शाती है। तो सीमांत उपभोग परावर्त का जो सूत्र होता है, सीमांत उपभोग परावर्त जिसको हम पीसी की गणना उपभोग में परिवर्तन डेल्टा सी और प्रयोज्य आय में परिवर्तन डेल्टा वाई डी के अनुपात के रूप में की जाती है। इसका सूत्र एमपीसी का सूत्र इस प्रकार होता है, जो कि इक्वल टू होता है एमपीसी इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई डी। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। चलिए, फिर आपका है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है। फिर आपका है मुद्रास्फीति क्या है, इसका अर्थ आपको बताना क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो मुद्रास्फीति है समान रूप से वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि और परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति में जो कमी होती है, इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि एक निश्चित राशि से जो है आप पहले की तुलना में कम सामान या जो है सेवाएं खरीद सकते हैं। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है निश्चित राशि में, यानी मान लो एक निश्चित राशि है, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, एक निश्चित राशि में पहले की तुलना में कम सामान खरीद सकते हैं। मतलब आपके पास 100 रुपये हैं आज, तो आज जो है आप जो है 10 सेब खरीद सकते हैं आज की। और यही बात आप 100 रुपये में 2 साल बाद यही 100 रुपये में आपको 10 सेब नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको 10 रुपये जो है 10 के 100 रुपये में केवल आपको 8 सेब ही आपको जो है मिल पाएंगे। तो ये क्या हुई है, इसमें मुद्रास्फीति हुई है। ठीक है, इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मानो आज जो है 100 रुपये का जो है 10 सेब मिलता है, और यही 100 रुपये में 2 साल बाद आपको 8 ही सेब मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा। इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको याद रखना है बस। और इसके बहुत सारी इसकी परिभाषा और भी दी है, जैसे कि वस्तु और सेवाओं की जो कीमतों में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि समय के साथ वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि यही मुद्रास्फीति कहती है कि समय के साथ और वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या है, बढ़ जाती। मान लो आज जो किसी वस्तु की कीमत मान लो जो है, मान लो 10 रुपये है, तो आने वाले 2 साल में 5 साल में हो सकता है 11 रुपये हो जाए, फिर 12 रुपये हो जाए, फिर 15 रुपये हो जाए। तो इस तरह से उसमें क्या है, वृद्धि होती रहती है। फिर इसमें जब कीमतें जो है बढ़ती हैं, तो आपके जो पैसे का जो मूल्य है ये कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, पैसे का मूल्य कैसे कम हो जाता है। मान लो आपने जो है अभी मैं एक सेब वाला एग्जांपल दिया था, 100 रुपये आपके पास है, आज के दिन आप जो है 10 सेब खरीद रहे हो, मिल रहे हैं मतलब, और यही 2 साल बाद आपको 8 सेब मिलेंगे। तो आपको खरीदना कितना है, 10 सेब मान लो आपको खरीदना है, तो आपको इससे ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपकी जो पैसे की जो कीमत है उसकी वैल्यू जो है ये कम हो जाती है जब कीमत बढ़ती है। और जिसका अर्थ हुआ कि आप जो है सामान और सेवाएं जो है खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं, खरीद तो सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खरीद सकते हैं, उसकी क्वांटिटी सामान की कम हो जाएगी। अगला देखो, सामान्य जो है मूल्य स्तर में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के जो है सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था कि यदि आपके पास जो है 100 रुपये में आप जो है 10 सेब जो है खरीदा जा सकता है, तो 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद आपको 100 रुपये में केवल 8 सेब ही खरीदे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्रास्फीति हुई है। इतना आपको लिखना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है कि जो ब्याज दर से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर इसमें है बेरोजगारी को आपको परिभाषित करना है। फिर हस्तांतरण भुगतान क्या है, तुरंत से आप क्या समझते हैं, इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्याज क्या है। तो ब्याज दर वह प्रतिशत है जो किसी को जो है पैसे उधार लेने या जो है जमा करने पर जो है मिलता है, फिर जो है चुकाना पड़ता है, या एक जो है वित्तीय लेन देन में पैसे के उपयोग के लिए जो है एक लागत या इनाम है। मतलब जो है आपने जो है कोई अपनी चीज़ जो है गिरवी किसी के पास रख दिया है, गिरवी रख दिया है, अब ऐसे भी समझ सकते हो, तो आपको यानी कितना ब्याज आपको जो है देना पड़ेगा, तो ब्याज लेता है। जैसे कि आपने जो है बैंक में जो रुपया अपना जमा करते तो आपको बैंक वाला ब्याज देता है, भले ही बहुत ही कम मात्रा में देता हो। आप जब कोई चीज़ अपनी गिरवी रखते तो आपको ज़्यादा उस पर जो है ब्याज देना पड़ता है। जब किसी से रुपया आप उधार लेते हो तो अलग बात है, लेकिन इसमें जो कह सकते हो जो लाभ मिलता है, ठीक है, तो ब्याज दर क्या है इसमें। मान लो कोई चीज़ आप दूसरे की अपने पास रखे हो, तो आप जो है आपने उसको जो है कोई चीज़ उसकी आपने रख लिया, उसको आपने जो है 50,000 40,000 रुपये आपने उसको दे दिया, ठीक है। अब ये जो उस पर आप ब्याज ले रहे हो, कितने साल में इतना ब्याज आप लगा रहे हो, तो जब वस्तु आप फिर लेने आएगा तो आपको अपना ब्याज आप अपना जोड़ोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना ब्याज जोड़कर आप बताओगे कि इतना रुपया हो रहा है, इतना ब्याज हो रहा है, आपका इतना मूलधन था, तो उससे आपका जो लाभ हुआ है इसी को हम ब्याज दर कहते हैं,
ठीक है, कितना ब्याज इस पर आपको जो है पड़ा, यानी जो है मिला, इससे लाभ हुआ है, कुछ लोगों को हानि भी होता है, तो इसी को हम ब्याज दर कहते हैं। इतना आपको जो है लिख देना है बस। इसमें लागत और इनाम है, ठीक है। अगला देखो, फिर आपका है बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई जो है व्यक्ति काम करने के योग्य है और इच्छुक होने के बावजूद नौकरी नहीं पाता है। जैसे कि आज की जो स्थिति है, ठीक है, भारत में यूपी की ही बात कर लो तो बेरोजगारी कितनी हो गई है। अभी रेलवे ग्रुप डी की हम बात करें तो उसमें फार्म जो है 1 करोड़ से अधिक भी हो गए हैं, जबकि वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी मेरे हिसाब से अब फिर भी बढ़ गए होंगे, 60,000 हो गए होंगे, नहीं तो पहले तो कम ही थी, मेरे हिसाब से 30-30 हज़ार थी वैकेंसी। सोचो कितनी बेरोजगारी है, एक जो है वैकेंसी के पीछे अभी हम देख रहे थे तो 335 या फिर 350 लोग जो है एक नौकरी के पीछे स्टूडेंट जो है लगे हुए हैं। सोचो कितना कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये क्या दर्शाती है, ये बेरोजगारी को दर्शाती है कि बेरोजगारी वह स्थिति जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य इच्छुक होने के बावजूद नौकरी नहीं पाता है, इसी को हम बेरोजगारी कहते हैं। सरल शब्दों में हम समझें तो बेरोजगारी का मतलब होता है, बेरोजगारी क्या है, इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति काम करना चाहता है, उसके पास काम करने की क्षमता भी है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, इसी को हम कहते हैं बेरोजगारी, ठीक है। फिर से हम देखेंगे हस्तांतरण भुगतान क्या है, जिसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो ये क्या है, एक तरफा भुगतान है। एक तरफा का मतलब यह होता है कि इसमें दोनों तरफ से भुगतान नहीं होता है, मतलब इधर देना ही रहता है, उधर से लेना कुछ नहीं रहता है, इसी को एक तरफा कहा जाता है। तो एक तरफा ये भुगतान होते हैं जो सरकार के द्वारा अन्य संस्थानों द्वारा व्यक्ति और व्यवसाय को बिना किसी वस्तु या सेवा के बदले में दिए जाते हैं। कोई वस्तु नहीं लिया जाता, मतलब आपको कोई लाभ दे दे, मान लो आप पढ़ते हो तो आपको जो स्कॉलर मिलता है क्या है, ये एक तरफा ही तो मिलता है, सरकार आपको देता है, उसके बदले आपसे कुछ लेता तो है नहीं। तो इसी को हम कहते हैं हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे उदाहरण जैसे कि सुरक्षा कल्याण योजना जैसे कि जो चलाई जाती हैं, चाहे नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जाती हों, और जैसे कि राशन वगैरह मिलता है, तो इसके बदले आपसे कोई सरकार कुछ लेती तो है नहीं, केवल आपको फ्री में देती है। जैसे कि सब्सिडी हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, अब तो लैपटॉप जो है मोबाइल भी बटने लगे हैं फाइनल होने पर, बीए में बीएससी कोई भी आप कर रहे हो कोर्स, तो ये सब क्या है, ये सभी है ट्रांसफ़र पेमेंट है, एक तरफा जो है भुगतान है, चाहे किसी भी माध्यम से होता हो। अगला देखो, विस्तार से और भी इसकी परिभाषा दी हुई है, लेकिन अब ज़्यादा इसमें समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इसकी एग्जाम्पल है, जैसे कि जो है सामाजिक सुरक्षा लाभ, बेरोजगारी बीमा, पेंशन, कल्याणकारी कार्यक्रम, सब्सिडी, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, आपदा राहत, दान, ये सभी इसमें क्या है, शामिल है। फिर इसमें आपका दिया कि इस जो कि दिया हो कि अर्थशास्त्र में त्वरक क्या है। त्वरक एक सिद्धांत है जो बताता है कि निवेश में परिवर्तन वस्तु और सेवाओं की जो है मांग में परिवर्तन से कैसे जो है प्रभावित होता है, इसी को बताता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह सिद्धांत बताता है कि जब मांग बढ़ती है, यानी किसी वस्तु की बाजार में मांग बढ़ती है, उसकी डिमांड बढ़ती है, तो निवेश में भी जो है वृद्धि होती है, और जब मांग घटती है तो निवेश में भी जो है गिरावट आती है। यह प्रभाव त्वरक प्रभाव कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर आपका है सेक्शन भी आपका 20 स्टार्ट होगा, इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 5 या फिर जो है 7 क्वेश्चन है, जो कि 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसको हम मल्टीपल कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीपल जिसको हम निवेश गुणक कहते हैं। तो निवेश गुणक क्या है, विनियोग या फिर जो है निवेश, दोनों एक ही चीज़ है। निवेश गुणक क्या है, इसकी परिभाषा आपको देना है। फिर आपका है कि नाम मात्र की आय और वास्तविक आय, नाम मात्र ने जो है नॉमिनल इनकम और जो है रियल इनकम, इनके बीच में डिफरेंट क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चनों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम विनियोग गुणक क्या है, जिसको हम निवेश गुणक कहते हैं, जिसे हम निवेश गुणक भी कहते हैं, ठीक है। तो यह एक जो है आर्थिक अवधारणा है जो यह बताती है कि निवेश में वृद्धि में समग्र आय, यानी समग्र मतलब तो संपूर्ण आय में कितनी अधिक वृद्धि हो सकती है। यह जो है मापता है कि निवेश पर खर्च बढ़ने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी। सरल शब्दों में यह बताता है कि निवेश जो है किया गया प्रत्येक रुपया आय में कई रुपये कैसे जो है पैदा कर सकता है, इसी को हम जो है निवेश जो है गुणक कहते हैं। मान लो जो है आपने जो है रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने 1,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो 1,000 आपका रुपया है, ये कितने अन्य रुपये और भी बढ़ा सकता है, ठीक है। इससे लाभ आप कितना कमा सकते हो, कितना डबल हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं
विनियोग या फिर निवेश गुणक कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर आपका दिया हुआ कि नाम मात्र आय और इसमें रियल इनकम, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो नाम मात्र आय वह आय है जो बिना किसी समायोजन के, जैसे कि मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर में परिवर्तन से प्राप्त होती है। मान लो आपने काम किया, ठीक है, मजदूरी आपने करने गए, आपको 500 रुपया मिला, ठीक है, तो आपने इसमें, ये तो हम एग्जांपल के लिए आपको समझा रहे हैं, इतने कम रुपए आपको टैक्स नहीं लेगा। आपने टैक्स की इसमें आपने नहीं दिया, चोरी कर लिया, सीधे आपने जो है उसको जो है गिना जाता है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं निकाला जाता है, ना तो टैक्स निकाला जाता है, ना ही घर का खर्चा निकाला जाता है, सीधे गिनी जाती है कि हाँ मैं जो है महीने में 15,000 में कमाता हूँ, वो आपकी होती है नाम मात्र आय। ठीक है, नाम मात्र आय होती है, कितने रुपए हमको मिलता है। जबकि रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम में ये होता है कि आपका जो है इसमें जो टैक्स लगता है उसको काटा जाता है, आपका घर का खर्चा कितना है रोज का वो भी काटा जाता है, सभी को हटाकर जो आपकी बचत जो बचती है कि इतने आपके दिन की बचती है, चाहे 10 रुपया बचे, तो वो जो सेविंग बचती है उसी को हम रियल इनकम कहते हैं, जो बचत की जाती है। ठीक है, तो जबकि वास्तविक आय वह है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजन करने के बाद प्राप्त होती है, सब कुछ खर्चा निकालने के बाद जो बचता है, इसी को हम कहते हैं रियल इनकम कहते हैं, वास्तविक आय कहते हैं। जिससे यह पता चलता है कि वास्तव में कितना सामान और सेवाएं जो है खरीदी जा सकती है। तो नाम मात्र आय के बारे में हम देखेंगे। तो यह किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा प्राप्त कुल आय है, यानी यह जो है व्यक्ति या इकाई द्वारा प्राप्त कुल आय है, इसमें कोई भी जो है टैक्स ना तो घर का खर्च कोई भी निकाला नहीं जाता, जितने आपको मिलते हैं महीने के उतने पूरे जोड़ लिए जाते हैं, जो वर्तमान कीमतों पर जो मापा जाता है। यह मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर के परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखता है। उदाहरण के लिए मान लो यदि व्यक्ति की मासिक आय 50,000 जो है महीने कमाता है व्यक्ति, तो उसकी जो है नाम मात्र आय है 50,000। यदि आप महीने का कमाते हो तो आपकी क्या है, ये नाम मात्र आय है। ठीक है, कोई भी आप जो है घर का खर्चा इसमें नहीं निकाला जाता है, बल्कि जितना आपको रुपया मिलता है वो आपकी नाम मात्र होती है। और रियल इनकम क्या होती है, इसमें घर का खर्चा, रूम का भाड़ा, खाने पीने की चीज़ें, सभी चीज़ें, आप किसी से लोन ले रखे हो, उधारी किसी के ले रखे हो दुकान पे, उन सभी खर्चों को काट कर जो बाद में जो बचती है आपकी, उसको हम रियल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो रियल इनकम क्या है, इसमें क्या है, उदाहरण के लिए मान लो जो है आप 50,000 महीने का कमाते हैं। ठीक है, तो आपका जो है गैस सिलेंडर का खर्चा और आपके घर का बच्चों का खर्चा और जितने भी आपके जो लगता है घर चलाने में खर्चा, उन सभी को निकाला जाता है उसमें से, और जो टैक्स सरकार लेती है उसको भी उसमें से निकाला जाता है, और किसी से आपने जो उधार ले रखा है उसको भी आपको कर्जा देना रहता है। उन सभी कर्जों को ख़त्म करके जो बाद में जो आपकी बचती है इनकम, ठीक है, वही आपकी रियल इनकम कहलाती है। इतनी परिभाषा आपको जो है लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि प्रभावपूर्ण जो है मांग की अवधारणा की आपको व्याख्या करना, इफेक्टिव डिमांड क्या है। फिर इसमें है कि व्यक्ति अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, यानी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और बृहद अर्थव्यवस्था, इन दोनों के बारे में अभी मैंने आपको अंतर जो है विभेद किया था, फिर भी यहाँ से एक बार हम देख लेंगे। तो चलिएगा इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। सबसे पहले प्रभावपूर्ण जो है मांग क्या है, जिसको हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो एक जो है आर्थिक अवधारणा जो बताती है कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की मांग तभी जो है प्रभावी होती है जब उपभोक्ता के पास उन्हें खरीदने की क्षमता और इच्छा दोनों होती हो। मतलब जो है प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है, मान लो मार्केट में उसके खरीदने के लिए आपके पास पहली बात तो रुपया होना चाहिए। उस क्षमता का मतलब क्या होता है, आपके पास जब रुपया होगा तभी आप उस वस्तु को खरीद पाओगे, और आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, आपको पसंद भी तो होना चाहिए, तभी आप किसी वस्तु को खरीदोगे। तो प्रभावपूर्ण मांग का मतलब यह होता है कि एक आर्थिक अवधारणा है जो बताती है कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की मांग तभी प्रभावी होती है जब उपभोक्ता के पास उन्हें खरीदने की क्षमता और इच्छा दोनों होती हैं। इसी को हम प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। यह केवल इच्छा पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसमें उपभोक्ता की क्रय शक्ति भी शामिल होती है। क्रय शक्ति मतलब होता है खरीदने की क्षमता से मतलब यह होता है कि आपका जब रुपया होगा आपके पास तभी आप उस वस्तु को खरीद पाओगे। इसी को हम प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत है कीन्स के द्वारा दिया गया था, इस तरह से आपको लिख देना है। चलेगा अगला ऑप्शन देखेंगे कि व्यक्ति, जिसको हम माइक्रो कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनके बीच में हम अंतर देखेंगे। ये आपका होता है जिसको हम व्यक्ति जो अर्थशास्त्र होता है अर्थव्यवस्था, इसको मैक्रो कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, इसको हम मैक्रो कहते हैं। ठीक है, एम ए आपका ये होता है, ये क्या होता है, ये एम आई होता है माइक्रो, जबकि ये एम ए होता है मैक्रो होता है। ठीक है,
तो इसमें जो है जो व्यक्ति अर्थशास्त्र है, इसमें व्यक्ति जो व्यक्तिगत आर्थिक जो इकाइयाँ हैं जैसे कि उत्पादक एक जो उपभोक्ता आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें या फिर कह सकते हो व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति के द्वारा अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है इसमें समग्र जो संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है इसमें हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें जो है इसका उद्देश्य जो है जो व्यक्ति जो अर्थशास्त्र है इसका उद्देश्य संसाधनों के जो है सर्वोत्तम आवंटन से होता है, जबकि ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें जो है उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार और विकास से होता है। फिर इसमें है कि व्यक्ति अर्थशास्त्र की जो है मुख्य जो समस्या जो है कीमत निर्धारण है, जबकि इसकी जो मुख्य समस्या है रोजगार का जो निर्धारण है, और इसके मुख्य जो उपकरण है मांग और जो है पूर्ति है। जबकि जो कह सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसको हम समष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं, इसमें मुख्य उपकरण जो है समग्र मांग और समग्र जो है पूर्ति होती है। और जो है व्यक्तिगत जो मांग होती है, व्यक्तिगत पूर्ति, उपभोक्ता व्यवहार, कीमत निर्धारण, ये सब इसमें होते हैं उदाहरण के लिए। और जबकि समष्टिगत जो अर्थशास्त्र होती है इसमें हम राष्ट्रीय स्तर की आय का गणना करते हैं, मुद्रास्फीति की गणना करते हैं, मुद्रा पूर्ति हो गया, रोजगार विकास, ये सब चीज़ों का इसमें जो है अध्ययन करते हैं, भी गणना करते हैं। अगला हम देखेंगे कि उपभोग फलन क्या है, और उपभोग जो औसत उपभोग प्रावृत्ति की व्याख्या भी आपको करना है। फिर राष्ट्रीय आय जो है आर्थिक कल्याण की आपको व्याख्या करना है। फिर IS और LM वक्र क्या है। फिर है ब्याज के ऋण योग कोष सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है। तो औसत जो है उपभोग प्रावृत्ति क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो एक आर्थिक अवधारणा है जो कि बताती है कि किसी व्यक्ति या जो है अर्थव्यवस्था में कुल आय का कितना हिस्सा उपभोग यानी जो है खर्च किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो कुल उपभोग को कुल आय से विभाजित करके प्राप्त होता है। मतलब जो है आपकी कमाई कितनी है, ठीक है, आप जो है आपकी जो है इनकम है महीने के 10,000, आप कितना खर्च किए तो इनसे घटाकर जो प्राप्त होती है इसी को हम कहते हैं औसत उपभोग प्रावृत्ति कहते हैं। ठीक है, विभाजित करने से यानी जो है दूसरे से जो कुल उपभोग को कुल आय से कितना आपने उपभोग किया है कुल आय से विभाजित करने से जो प्राप्त होती है इसी को हम औसत उपभोग प्रावृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल है APC इक्वल टू होता है C/Y, जहाँ C जो है कुल उपभोग है, Y है जो है कुल आय है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की जो है 1,000 रुपये कमाता है तो वह जो है 800 रुपये खर्च करता है, तो उसकी जो कह सकते हो 800 रुपया खर्च करता है मतलब 80% हिस्सा क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, खर्च कर रहा है, केवल 20% बचता है। इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, उपभोग फलन कहते हैं। ठीक है, तो उपभोग फलन की परिभाषा मैंने यहाँ से करा दी है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, चलेगा। फिर इसमें है कि राष्ट्रीय जो है आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय किसी देश की एक जो है वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करती है। मतलब राष्ट्रीय आय क्या है, अपने देश में एक वर्ष में कितनी चीज़ों का जो उत्पादन हुआ, कितनी चीज़ें बेची गई, कितना खर्चा आया, कितना लाभ हुआ, इन सभी का जो मौद्रिक मूल्य फिर सभी को जब वर्णन किया जाता है इसी के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत ही जो है इन सभी को संदर्भित करती है। इनके बारे में हमको पता चलता है इसके माध्यम से। यह देश के आर्थिक कल्याण का एक जो है महत्वपूर्ण संकेतक है। आर्थिक कल्याण व्यक्तियों के जीवन स्तर जो है संतुष्टि से संबंधित है और जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्ति होती है। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण में सुधार का संकेत देती है, क्योंकि यह जो है अधिक उपभोग, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे समस्याएं, सेवाओं की उपलब्धता की ओर जो है ये ले जाती है। इस तरह से आपको लिखना है। तो राष्ट्रीय आय की ओर भी परिभाषा से दी है कि राष्ट्रीय आय किसी देश की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य रहता है इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर से है आर्थिक कल्याण, जिसको हम इकोनॉमिक्स वेलफेयर कहते हैं, ये क्या है। तो आर्थिक कल्याण व्यक्तियों के जीवन स्तर संतुष्टि से संबंधित है जो वस्तुओं और सेवाओं के जो उपभोग से प्राप्ति होती है। फिर से है IS और जो LM वक्र क्या है। ये दोनों जो है एक व्यापक अर्थशास्त्र जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में उपयोग होने वाले दो महत्वपूर्ण वक्र हैं जो अर्थव्यवस्था में ब्याज दर, उत्पादन के स्तर के बीच जो है संबंध को क्या है इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं।
IS वक्र जो है वस्तुओं और सेवाओं के बाजार का में जो है संतुलन को दर्शाता है, जबकि LM जो वक्र होता है ये बाजार में संतुलन को दर्शाता है। IS जो वक्र है वस्तुओं और सेवाओं के बाजार में संतुलन को दर्शाता है, जबकि LM केवल जो वक्र है मुद्रा बाजार में संतुलन को दर्शाता है। बस इस तरह से आपको लिखना है। और भी इसके बारे में यहाँ से परिभाषा दी कि जो है IS वक्र क्या है। तो IS जो वक्र है ये वस्तुओं और सेवाओं के बाजार में जो है संतुलन को दर्शाता है, और यह जो है उन सभी बिंदुओं को दर्शाता है जहाँ निवेश बचत के बराबर होता है। इस तरह से आपको लिख देना। LM वक्र क्या है, ये वक्र जो है मुद्रा बाजार में संतुलन को दर्शाता है, ठीक है। और यह जो सभी बिंदुओं को दर्शाता है जहाँ पैसे की मांग पैसे की आपूर्ति के बराबर होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्याज के ऋण योग्य कोष सिद्धांत क्या है। तो इसके अनुसार ब्याज दर ऋण योग्य निधियाँ क्या है, निधियाँ है यानी जो उधार देने के लिए जो उपलब्ध जो धन होता है इसको हम निधियाँ कहते हैं। इसकी आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है, इसी को हम ब्याज के ऋण योग कोष सिद्धांत कहते हैं। और यह सिद्धांत बताता है कि ब्याज दर की जो है ऋण की कीमत है, ब्याज दर ऋण की कीमत है, और यह कीमत जो है आपूर्ति और मांग के नियमों द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। इतनी आपको परिभाषा लिखना है। अब इसके जो सिद्धांत का जो विवरण है, इसमें ऋण योग्य निधियाँ क्या हैं। तो ये वे निधियाँ हैं जो उधार देने के लिए उपलब्ध हैं और जिसमें बचत, बैंक ऋण और अन्य प्रकार की वित्त पोषण इसमें शामिल है। आपूर्ति क्या है, जैसे कि ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति मुख्य रूप से बचत और निवेश से आती है। फिर इसमें है मांग, यानी ऋण जो है योग्य निधियों की मांग मुख्य रूप से व्यवसायों व्यक्तियों द्वारा ऋण लेने की इच्छा से आती है, जैसे कि निवेश, घर खरीदने, अन्य खर्चों के लिए। फिर इसमें है ब्याज दर। तो ब्याज दर जब ऋण जो है योग्य निधियों की आपूर्ति बढ़ जाती है तो ब्याज दरें जो है गिर जाती हैं, जिससे जो है ऋण लेना सस्ता हो जाता है, और जब आपूर्ति कम होती है तो ब्याज दरें बढ़ जाती है, जिससे ऋण लेना जो है महंगा हो जाता है। बाजार में संतुलन। तो ब्याज दर वह दर है जिस पर ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति और मांग बराबर हो जाती है, जिससे बाजार में जो है संतुलन स्थापित होता है। इस तरह से आपको लिखना है। चलेगा। ये फिर यहाँ से परिभाषा इसकी दी हुई है कि ब्याज का ऋण योग सिद्धांत क्या। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि ब्याज दरें ऋण योग निधियों की आपूर्ति और मांग से जो है निर्धारित होती है। ये सिद्धांत बताता है कि ब्याज दर ऋण की कीमत है, और यह कीमत जो है ऋण की आपूर्ति और मांग से जो है निर्धारित होती है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन C आपका स्टार्ट होगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें, इसमें टोटल आपके जो है 4 प्रश्न आएंगे, जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मुद्रास्फीति क्या है। इसको मैंने आपको समझाया भी है। मुद्रास्फीति के कारण एवं जो प्रभाव की आपको विवेचना करना है। तो मुद्रास्फीति के बारे में हम थोड़ा सा जो है हम चर्चा करेंगे कि मुद्रास्फीति है क्या, ठीक है। तो मुद्रास्फीति ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, लेकिन फिर यहाँ से देखेंगे। मुद्रास्फीति का अर्थ है कि सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, जिसके कारण किसी देश में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम समझे तो एक ही राशि के पैसे, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। एक ही राशि के पैसे पहले की तुलना में कम सामान सेवाएं जो खरीदी जा सकती। मान लो आज आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 100 रुपये में 10 सेब आज आपने खरीदे। जस्ट जो 2 साल बाद इतने ही रुपए में आपको 10 सेब नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको 8 सेब मिलेंगे। तो ये क्या हुआ है, मुद्रास्फीति हुई है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति की ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत समय के साथ जो है बढ़ती हैं, और जिससे पैसे का मूल्य कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको वही वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे जो पहले कम कीमत पर जो उपलब्ध थी, ठीक है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। कोई इतना कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, सब कुछ मैंने आपको समझाया है इस शॉर्ट क्वेश्चन में। तो मुद्रास्फीति क्या है, मान लो आज आपको 100 रुपये में जो है 10 सेब खरीद रहे हो, तो यही आप जो है 10 सेब 2 साल बाद आप 10 सेब नहीं खरीद पाओगे 100 रुपये में, बल्कि इससे ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। चलेगा। इसके बहुत सारे कारण, जैसे कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। इसके प्रभाव की बात करें तो मुद्रास्फीति के प्रभाव बहुत सारे, जैसे कि क्रय शक्ति में कमी, बचत और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव, अनिश्चितता,
ये सभी क्या है, इसके प्रभाव हैं। इसके उपाय की हम बात करें तो मैत्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ये सभी इसके उपाय हैं। फिर इसमें है ब्याज के तरलता पसंदीदगी सिद्धांत की आपको आलोचनात्मक आपको व्याख्या करना है। फिर रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आपको आलोचनात्मक व्याख्या करना, तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो ब्याज की जो तरलता पसंदीदगी जो सिद्धांत है, इसका अर्थ होता है कि लोगों को अपनी जो है संपत्ति तरल रूप में जैसे कि नकदी रखने की जो है इच्छा होती है। ये सिद्धांत बताता है कि ब्याज दरें लोगों की इच्छा को जो है संतुष्ट करने के लिए निर्धारित होती हैं। और सरल शब्दों में हम बात करें तो ब्याज दरें जो है तय करती हैं कि लोग अपनी संपत्ति को कितने देर तक किस रूप में रखना चाहते हैं। इसी को हम इस सिद्धांत कहते हैं। इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि तरलता जो है पसंदगी, तो लोगों को अपने धन को तुरंत खर्च करने उपयोग करने के लिए आसानी से उपलब्ध रखने की इच्छा होती है। और ब्याज दरें, तो ब्याज दरें लोगों को अपनी संपत्ति को एक निश्चित अवधि के लिए जमा करने या निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं, जो है प्रेरित करती हैं। और ब्याज दरें धन की मांग, तो जो ये सिद्धांत कहता है कि ब्याज दरें जितना अधिक होंगी, लोगों को अपनी जो संपत्ति को जमा करने या निवेश करने के लिए उतना ही अधिक जो है प्रोत्साहन मिलेगा और धन की जो है मांग ये कम होगी। फिर इसमें है ब्याज दरें और धन की आपूर्ति, तो ब्याज दरें जितनी कम होगी, लोगों को अपनी संपत्ति को जमा करने या जो है निवेश करने के लिए उतना ही कम प्रोत्साहन मिलेगा और धन की मांग जो अधिक होगी। इस तरह सबको लिखना है। फिर आपका है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो एक जो आर्थिक सिद्धांत है जो मानता है कि बाजार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा बनी रहती है। ये सिद्धांत बताता है कि कीमतें और मजदूरी जो है लचीली होती हैं और बाजार की शक्तियाँ जैसे कि बाजार में मांग, उसकी आपूर्ति स्वचालित रूप से पूर्ण रोजगार के स्तर को जो है बनाए रखती है। इस तरह सबको लिखना है। इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि पूर्ण रोजगार, तो प्रतिष्ठित सिद्धांत मानता है कि बाजार में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। इसका मतलब यह है कि सभी इच्छुक और सक्षम श्रमिक काम करने के लिए तैयार हैं और उन्हें जो है काम मिल जाता है। फिर है स्वचालित समायोजन, तो प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार यदि किसी समय बेरोजगारी होती है तो मजदूरी और कीमतें गिर जाती हैं, जिससे व्यवसायों को अधिक श्रमिकों को कम पर रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और इस प्रकार बेरोजगारी जो है कम हो जाएगी। फिर इसमें है बाजार की भूमिका, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बाजार को अर्थव्यवस्था के संसाधनों के आवंटन का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बाजार की कार्यप्रणाली में जो है बाधा आएगी या फिर बाधा उत्पन्न होती है। अब से बाजार का नियम एग्जाम में पूछ सकता है कि कीन्स का शेयर बाजार नियम क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार इसका मतलब क्या होता है, शेयर बाजार का ये जो नियम है, आपूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यही शेयर बाजार का नियम है। इसका मतलब यह है कि जब कोई वस्तु सेवा का उत्पादन होता है तो उसके लिए आवश्यक आय भी उत्पन्न होती है और जिससे उस वस्तु या सेवा की जो है मांग पैदा होती है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के मापन का आपको विस्तार से वर्णन करना है। लास्ट का क्वेश्चन यही आपका है। तो नेशनल इनकम क्या है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक साल के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को ये दर्शाता है। इसे मापने के लिए 3 इसकी विधियां हैं। एक है उत्पादन विधि, दूसरी है आय विधि, तीसरी है व्यय विधि। तो उत्पादन विधि क्या है, इस विधि में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, यानी कितने उत्पादन हुआ है इसके मूल्य को जोड़ा जाता है और इससे मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को गिना जाता है। अब आय विधि क्या है, इस विधि में एक देश के विभिन्न उत्पादक कारकों जैसे कि मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ से प्राप्त जो आय का जो है इसको जोड़ा जाता है इसमें। और व्यय विधि क्या है, इस विधि में एक देश में सभी व्यक्तियों, व्यवसाय, सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय को जो है इसमें जोड़ा जाता है। तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय आय की जो है गणना करने की 2 विधियां हैं। इस तरह से आपको लिखना है। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया है। इन सभी प्रश्नों को देख के जाएगा। एक जो उसकी क्लास है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर वो भी एक जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसको भी आपको देख लेना है। 2 महीने पहले उसको मैंने अपलोड किया था। इन दोनों के माध्यम से अपने एग्जाम का पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा।
और आपका जो को कोर्स के तहत आपका जो पेपर है उसकी क्लास मैं लगातार दे भी रहा हूँ। 2 क्लास से मैंने कंप्लीट करा दिया है, 150 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगा उसके, तो 200 क्वेश्चन टोटल आपके बनेंगे। कुछ विद्यार्थियों को कमेंट आए थे कि सर फिजिकल एजुकेशन योगा मेरे में एडमिट कार्ड में लिखा हुआ, तो उसकी भी क्लास बहुत ही शीघ्र आएगी, इसलिए कोई भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।